3 वर्ष पहले आपने कितना किया है, तब से आपने बढ़ते रहा है और इसलिए बरकत है। दूसरे का बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, आप मान लीजिए। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस एक विषय है, वायुमंडलीय एवं पर्यावरण विज्ञान, इसको ही पढ़ाता हूँ। उसके पहले 2004 में यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था, फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो 2004 से लेकर के 10 तक लगभग मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में रहा, और उसके बाद से एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस का ऑप्शनल है, मतलब फिजिक्स की होते हैं जो मैथमेटिक्स के बेसिक विधाओं का उपयोग होता है, यहाँ तक कि सोसाइटी का, मतलब सोशल साइंसेस का, इकोनॉमिक्स का, सबका बहुत प्रभाव है। जानते हैं ना, मानसून एक ऐसी प्रोसेस है जो सब लोग जानते हैं। अभी मानसून आने वाला है ना, उसका असर मई से दिखने लगेगा। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एंड ओशियानिक प्रोसेसेस होती हैं, हवा चली ठंडा हो गया, है ना, तो ये पूरी सोसाइटी को मतलब चेंज करता है। एट द सेम टाइम जो इवेंट मैनेजर्स हैं आजकल इसका उपयोग करने लगे हैं, आजकल प्राइवेट इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग होने लगा है। वेदर फोरकास्टिंग, मानसून फोरकास्टिंग, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री की तरह से डेवलप हो रहा है। पहले ये सब फुल फ्लेजेड साइंस नहीं थे। पहले ये साइंसेस जो है ना, ये किसी पर्टिकुलर बेसिक साइंस के पार्ट में पढ़ाए जाते थे। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, जैसे जैसे और जान पा रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे विधाओं में परस्पर होड़ हो रही है, तो वैसे वैसे नई विधाएं भी बाहर निकली। उन्हीं में से अपना रास्ता बना रही नई नई विधाएं। उन्हीं में से एक एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस भी एक विज्ञान है, जहाँ पर हम बहुत सारे विज्ञानों को के मतलब मूलभूत तथ्यों का संकलन करके और एक नई विधा के रूप में पढ़ते हैं, जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट विधा बन चुकी है। पूरी इसकी पढ़ाई अलग है। ये ज्योग्राफी के भी बहुत सारे मतलब एस्पेक्ट्स को, ज्योग्राफी के भी बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं, बहुत टर्मिनोलॉजी है, तो मतलब इस प्रकार की बहुत सारी विधाएं हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एक नया साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी एक नया साइंस है, ये पहले नहीं थे। इसे 15 साल 20 साल पहले ही नई नई साइंस के रूप में बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत अच्छा साइंस होने बताया मैंने। नेहरू साइंस सेंटर में आप लोग तो गए हैं, वहाँ पर साइंस फैकल्टी में ना, साइंस फैकल्टी में नेहरू साइंस सेंटर है, उसी कॉम्प्लेक्स में ही चलता है। मटीरियल साइंस भी वहीं पर है, ठीक है। बहुत सारी विधाएं। तो आज जो हम आपके सामने आए हैं, या आज आपसे बात जो हमने करने आए हैं, उसमें सुनाई पड़ रहा है ना, क्योंकि ये जो कम ज़्यादा हो रहा है। ये मुख्य रूप से मतलब जो मुझे बताया गया कि ये जो शिविर लगा हुआ है, इसमें एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो 75 वर्ष जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, या सेलिब्रेट 75वां वर्ष जो स्टार्ट हो गया है अपनी आज़ादी का, जिसका कि कल लॉन्च भी किया, जिसका कि कल फॉर्मल इनाग्रेशन भी किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अमृत महोत्सव के नाम से, है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आज़ादी के जो दीवाने थे, जो आज़ादी के जो शहीद हो गए, या जो विभिन्न प्रकार से, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो एक ही प्रकार से नहीं होता है। केवल मर जाना जो है कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, लिख देना भी कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ नया कर देना भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो मतलब किसी का योगदान कम या ज़्यादा नहीं आंका जाता है। योगदान जो होता है वो हमेशा मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे हर आदमी योगदान करता है, तो किसी के योगदान को दूसरे के योगदान से तुलना नहीं की जाती है। तो अनगिनत लोगों ने अनगिनत प्रकार से योगदान किया है। किसी का योगदान ज़्यादा रहा, किसी का योगदान कम रहा, लेकिन उस योगदान को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब उसको आपस में रिलेट नहीं किया जाता है। आप समझ लीजिए कि लाखों करोड़ों लोगों ने मिल करके बहुत लंबे समय तक जो एक अपना एक मिशन बना लिया था, जो एक संकल्प ले लिया था कि अब हम आज़ाद हवा में ही रहेंगे। जो एक आज़ादी है ना, देखिए हम लोग जब एक शुद्ध हवा में बैठते हैं या जो खुली हवा में सांस लेते हैं, उसका एक अलग महत्व होता है और एक बंद कमरे का अलग महत्व होता है। तो आज़ादी का महत्व सब आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े आप लोग सब हो चुके हैं, युवा हैं, लेकिन उसी आज़ादी के लिए इसी लगभग आप लोग की एज ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने संकल्प ले लिया था, और वो संकल्प इतना दृढ़ था कि लगभग 23-24 साल की उम्र में ही मर मिटने के लिए तैयार थे। मतलब आप लोग सबका नाम जानते हैं, आप लोग शहीद भगत सिंह जी का नाम जानते हैं, आप लोग मंगल पांडे जी का नाम जानते हैं, आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम जानते हैं। ये सारे लोग युवावस्था में ही जो है परलोक को सिखाए गए, लड़ते हुए देश के लिए लगातार अंग्रेजों से, अंग्रेजी हुकूमत जो उस समय थी उससे लगातार टकराते हुए, उससे लगातार लड़ते हुए ये लोग शहीद हो गए। लगभग उम्र क्या रही होगी, लोग की उम्र सबकी 20 से लेकर के 30 वर्ष, किसी की 23 वर्ष, किसी की 24 वर्ष, किसी की 28 वर्ष, किसी की 30 वर्ष। ये सारे जितने आपको नाम बता रहे हैं आपको,
सुखदेव, राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला खां, जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद है ना, भगत सिंह, मंगल पांडे, इन सब लोगों ने एक आज़ादी का मंत्र एक ले लिया था, एक आज़ादी को मिशन के रूप में ले लिया था। और ये क्यों था? ये सब बेड़ियों को, ये गुलामी की जो बेड़ियां थी, इनको उखाड़ फेंकने का एक संकल्प था। क्योंकि हम जो है ना आज काल से, मतलब आपको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारा, तो इसकी परिकल्पना, इसके बारे में लोगों ने हमारे यहाँ को अथर्ववेद के समय से सोच रखा था। तो अब वो एग्जैक्टली हमको मंत्र नहीं याद आ रहा है, वो याद था, तो उसमें यही कहते हैं कि हे राजन, सारे दिशाओं से आने वाली प्रजाएं तुझको ये राज्य समर्पित करती हैं। तो राजा तो प्रजाएं समर्पित कर रहे हैं राज्य अपने राजा को। राजा चुनना जो है वो प्रजा का ही अधिकार था, कोई राजा ऊपर से थोप नहीं दिया जाता था। और जब ये लोकतंत्र बना, जिसका कि बीज जो है वो 26 जनवरी 1930 को ही हो दिया गया था, जब पूर्ण स्वाधीनता का, पूर्ण स्वराज्य का हम लोगों ने संकल्प ले लिया था, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में आज़ादी मिलने के बाद परिलक्षित हुआ। तो वो संकल्प भी इसी से था कि गणतंत्र को या गणराज्य को हमेशा हम लोग सोचा करते थे कि जबकि प्रजा जो होगी वही राजा होगी, प्रजा ही चुनेगी अपना राजा, प्रजा का ही इस लोकतंत्र में, इस लोकशाही में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा। ठीक है, तो ये सोचना या ये बंधन से मुक्त होना या अपना शासन करना, अपना शासन चलाना, ये भारत में यहाँ पर हर एक व्यक्ति के मूल में रहा है। तो जब भी इसके ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने इसके ऊपर आक्रमण किया है, तो उन बंधनों को, उन बेड़ियों को हमेशा तोड़ देने का, उन बेड़ियों को हमेशा उखाड़